अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका इंतजार था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर ये फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया की जाएगी। एलामिया में यह भी बताया गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और फहरिस्त के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। यूं इंतखाबात के हवाले से शकूक के बादल अब छट गए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ लंदन में 1 माह तक क़याम पजीर रहे। इस दौरान मुसलसल नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे। भाई की मौजूदगी ही में मीडिया को उनकी वतन वापसी के बारे में आगाह भी करते रहे। यूं 1 माह तक नवाज शरीफ के साथ रहने के बाद शहबाज शरीफ 18 सितंबर को वतन वापस पहुंचे ही थे कि 48 घंटों बाद ही नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए फिर लंदन रवाना हो गए। शहबाज के इस दौरे के दौरान मरियम नवाज भी लंदन में होंगी, जो चचा की लंदन आमद से कबल एक अलहदा परवाज से लंदन पहुंचेंगी। पार्टी जराए का कहना है कि शहबाज और मरियम नवाज शरीफ के साथ उनकी पाकिस्तान वापसी के साथ साथ दूसरे बहुत से अहम मामलात पर भी बातचीत करेंगे। इन मामलात को इसलिए बहुत ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है कि इस मुलाकात के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब किया है और इस हवाले से फोन पर बातचीत करना मुनासिब ख्याल नहीं किया। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज बुध को लाहौर में मरियम नवाज से बिलमुशाफा मुलाकात भी की, जिसमें पार्टी उमूर के बारे में भी गुफ्तगू रही। नवाज शरीफ की मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात पर बहुत सी कयास आराइयां और बातचीत हो रही है। इसलिए भी इसे अहमियत मिल रही है क्योंकि नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता सोमवार को पार्टी वफूद से बातचीत करते हुए किसी लगी लिपटी के बगैर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ खोसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का एहतसाब करने के अज़्म का इजहार किया था। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ के इस बयान को खुद नून लीग के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारों ने भी मुस्बत अंदाज में नहीं लिया। और तो और मरियम नवाज ने भी अपने वालिद के बयान की सख्ती को कम करते हुए कहा कि वो और उनके वालिद इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ की नज़ाइम के साथ लंदन की इस मुलाकात में नवाज शरीफ के केसेस पर भी बातचीत का वाज़ेह इम्कान है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक तरफ चौधरी शुगर मिल केस में हिफाजती जमानत लेना पड़ेगी, तो दूसरी तरफ अल अजीजिया केस में अदालत के सामने भी सरेंडर करना पड़ सकता है। यूं लंदन में शरीफ खानदान की ये अहम मुलाकात या बड़ी बैठक पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालेगी? खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब ये ख्वाहिश रखते हैं कि नवाज शरीफ आने में कुछ ताखीर करें। साथ ही साथ पार्टी का बयानिया भी एक बार फिर से सवालिया निशान बन गया है। दरअसल नून लीग कंफ्यूज कहाँ है, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है, बड़े मुस्बत अंदाज में पॉलिटिकल पार्टीज इसको वेलकम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो कि इलेक्शन रोल के अंदर जाने को तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं किसी मसले के साथ इस वक्त जूझ रही है। जानने की कोशिश करते हैं वो क्या है। सवाल इस तरह से, साबिक जर्नैलों, जजों और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के एहतसाब का अज़्म, शहबाज शरीफ चंद घंटे बाद फिर लंदन वापस, कोई अहम पैगाम, वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खौफ या फिर गेम ही चेंज होने का खदशा? जैगम साहब, ये मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं ये बड़ा तासुर बनाया गया पिछले कुछ दिनों में कि किंग्स पार्टी है, कहाँ खड़ी है इस वक्त? क्या सोच रही है, क्या परेशानी है? भाई से मिलकर पहुंचे थे, फौरन वापस चले गए हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी मालूम होती है? सबसे पहले तो जिनका नाम लिया है मियाँ साहब ने, उनको मियाँ साहब के इंतकाम से डरना चाहिए। देखिए, बाजवा साहब से उन्होंने कैसे इंतकाम लिया, उसे एक्सटेंशन दे दी। बंदियाल साहब से कैसा इंतकाम लिया कि उनकी पसंद के जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में दे दिए। अब पता नहीं आगे वो क्या इंतकाम लेंगे। एक ऐसी वो नाराबाजी और नैरेटिव की तरफ जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब जो लंदन से खबरें आ रही हैं वो ये है कि मियाँ साहब वहाँ 7वें आसमान पर हैं। उनको उनकी पसंद की बातें बताई जा रही हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त आप पाकिस्तान में 1997 से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इस वक्त जब मुस्लिम लीग आएगी तो बस छा जाएगी। अब उनको जो समझने की ज़रूरत है कि 9 मई की वजह से, एक कप्तान साहब की हमाकत की वजह से उनके पाँव के नीचे एक ऐसा बटेरा आया है जो 8 मई तक एक बहुत ऊंची खजूर पर बैठा हुआ था।
और ये जो नौकरी है, ये जो तासुर है, ये खाली तासुर नहीं है। इस वक्त ये जो किंग्स पार्टी वाला चांस मिला है, इस पर बड़ी मेहनत की गई है। भाई ने बड़ी मेहनत की और उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं की। और जिस कानून साजी के ज़रिए से उन्होंने जिस हाइब्रिड सिस्टम को दवाम बख्शा है, अब क्या वो उसी हाइब्रिड सिस्टम के ख़िलाफ़ जाएंगे? नारों से जाएंगे। जिस चीज़ को कानून के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अब नारों के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। अब मसला ये है कि अगले 5 साल का पूरा एक मंजरनामा बन चुका है कि इन मुश्किलात से पाकिस्तान को कैसे निकालना है। एक नए सिस्टम पर वो साइन कर चुके हैं। अब उन्हें सिस्टम के साथ चलना है या फिर साथ ना चलने की कीमत देनी है। और उसका एक तकाजा ये है कि इस वक्त फोकस मईशत पर रखा जाए। जो उनको वापस लाना चाह रहे हैं, जो उनकी पार्टी को वापस लाना चाह रहे हैं, उनको ये खुशफहमी है कि ये मईशत को दूसरों से बेहतर संभाल सकते हैं। अच्छा, मुझे तो ये खुशफहमी नहीं है। और जो मईशत पर ज़रा संजीदा नज़र रखते हैं, मेरा ख्याल उनमें से भी किसी को नहीं है कि अगर कोई समझता है कि दोबारा इसहाक डार के ज़रिए वो पाकिस्तान को टाइगर बना देंगे, तो मेरे ख्याल है इसके लिए बड़ी मासूमियत चाहिए। बहरहाल जो उनको मौके दे रहे हैं वो यही समझते हैं और वो फिर वो अपना रास्ता ख़राब कर रहे हैं। एडीबी ने कल ही ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान मतलब आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मेहनत को ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी मेहनत को ज़ाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो उनके खैर खा हैं, जो उनके खिलाफ हो गए थे और अब दोबारा खैर खा बने हैं, उनकी पूरी तवज्जो भी मईशत पर है। और वो समझते हैं कि कोई ऐसे नैरेटिव दोबारा ना लाए जाएं जिनकी वजह से मईशत से तवज्जो हट जाए, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाए। क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत में बहुत खिलवाड़ मचेगा। और इस तरह के उनका जो बयानिए हैं वो बराह रास्त उनको चैलेंज कर रहे हैं और उनके जो प्लान्स हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। उन प्लान्स को चैलेंज कर रहे हैं जिनको मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी बाय कर चुके हैं। दुरुस्त हो गया, जिन पे तो इनके पास हलने का मौका नहीं है। लेकिन खैर साइन किए तो सिस्टम पहले भी कुछ लोग बना के बैठे थे, वो सिस्टम ना रहे, उस हिसाब से आगे बढ़ते। अफसार साहब, मरियम नवाज ने अपने वालिद के बयान की सख्ती को कम करने की कोशिश की है, जिस बयान की हम बात भी कर चुके पहले शो में कि मेरे वालिद इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। और मरियम नवाज खुद एक मुजाहिमती बयानिया या एक वो रवैया रखती हैं अपनी जमात के अंदर। अगर वो इस तरह से टोन डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, वो चाहे एक बयान ही है, अमाल पे तो सवाल ही है कि वो वैसा होगा या नहीं, तो फिर नून लीग के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं वो इस वक्त कितनी मुश्किल में पड़े हुए होंगे इस बयान के बाद और इस बयानिए के बाद? बात जो है वो उन प्यारों की नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के प्यारों की नहीं है, बात इस मुल्क की और इस मुल्क की बात होनी चाहिए। और जो बात आपने मरीम नवाज की कोट की, यही बात नवाज शरीफ ने भी अपनी उसी तकरीर में कही है कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता। इंतकाम पे यकीन ना रखना और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कटहरे में लाना, इसमें मुझे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नज़र आती। ये तो सियासतदान को ऐसे ही बात करनी चाहिए। सियासतदान है, वो कोई इनकलाबी लीडर तो नहीं है जो घोड़े की पुश्त पर बैठ के नेज़ा हाथ में उठा के आ रहे हैं कि मैं परो दूंगा सब कुछ जो सामने आएगा। और जहाँ तक बात है मुईशत की, देखें मैं डिटेल्स में नहीं जाता, एक मोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ सादा आम आदमी के समझने के लिए। 2017-18 में पाकिस्तान की मुईशत दुनिया की 24वीं बड़ी मुईशत थी। ये गैर जानिबदार फिगर, तजर्बे, तजज़िया सब ये बात मानते हैं। आज पाकिस्तान की मुईशत का नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर 47वें नंबर पे है दुनिया की मुईशतों में। तो क्या 24वें नंबर पे मुईशत पाकिस्तान की होना बुरी बात थी? बस छोटी और बातों को जाने दें कि महंगाई क्या थी, डॉलर का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, छोड़ दें। तो इसलिए अगर हम मैंने आपको कहा है कि कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। अगर हम तीनों सियासी जमातों की कारकर्दगी देखें तो उसमें 2017-18 तक का वक्त जो शायद वो कम बुरा था, मैं बेहतर नहीं कहता उसको, शायद कम बुरा था, और उसके बाद बुरी से बुरा वक्त ही आया। अब आगे बात देखें, जो इंतकाम और कटहरा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत सुधर सकती है जब तक ये पिछले 11-12 साल का गंद जो इस मुल्क में डाला, जिन लोगों ने डाला, जजेस, जर्नल और मीडिया टाइकून्स जो पसंदीदा थे ISPR के और जिनके जरिए इस मुल्क में नफरत का जहर भरा गया, अब आप इन तीनों मसाइल को हल नहीं करेंगे तो अगले 5 साल भी हम ज़ाया करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सीधी सी बात है, हकीकत पसंदी से काम लें। अगले 5 साल कोई हुकूमत नहीं चल सकती जब तक उस हुकूमत को यह यकीन नहीं होगा
कि 4 जर्नैल, 4 जज और 4 एंकर पर्सन बैठकर एक साजिश करेंगे और उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर देंगे? कैसे रुकावट डालेंगे आप उसमें अगले 5 सालों में? जैगम साहब ने एक बात की, अफसार साहब कतई कलामी की माजरत, उन्होंने कहा जिस कानून को अपने हाथों तहफ्फुज दिया उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 साल के लिए एक सिस्टम और मईशत और ये सब कुछ वो तय है चीजें जिस तरह आगे बढ़नी है। अगर ये सब कुछ ऐसे है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद बेनिफिशियरी भी रहे तमाम मामलात के। 1 महीना पहले इस सिस्टम से बाहर आए हैं, तो आपके ख्याल में कोई अहम पैगाम ही लेकर गए हैं कि थोड़ा टोन डाउन हो जाए कम से कम इलेक्शन होने तक, ताकि वापसी स्मूथ हो जाए आपकी यहाँ पर? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं ये जहन से बात मेरे निकल गई थी कि जो अभी जितनी ये इस मौजू पे जो बात कर रहे हैं ना, उनके फौरन वापस जाने की ये स्केची इन्फॉर्मेशन है। देयर इज नथिंग कंफर्म्ड अबाउट इट कि क्या बात है, क्या बात करने जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ज़्यादा मुझे तो कम से कम करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने का, फिर मैं इस पर अपनी बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये जो है ना, ये इतनी आसानी से ये बात आगे नहीं चलेगी। अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ ने शायद कोई ऐसी बात कह दी है जिससे यहाँ भगदड़ मच गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, और अगर 5 साल का, अगले 5 साल का आपके मुताबिक मामला तय है तो उसमें ये बात तय है कि जो पिछले 11-12 साल में हुआ उसको किसी मोड़ पे लाके किसी बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप लूज एंड छोड़ दें बगैर कुछ किए, जैसे पिछला 75-76 साल हमने जाया कर दिए, अब फिर कर दें और ये अरबों रुपए बना के निकल जाएं जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की और वहां यहाँ भूखे मारे हो। ये ऐसे अगले 5 साल नहीं चलेंगे, गुजरेंगे। आपका पॉइंट आ गया कि तय हो गया है कि पिछले 12 साल का भी एहतसाब होगा। शहजाद साहब, सियासी मुखालफीन बहुत से क्लोजर देना पड़ेगा। नून लीग पर किंग्स पार्टी होने की बातें हो रही थी, हम भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहे। नवाज शरीफ ने जो एहतसाब के अज़ाइम जाहिर किए हैं, इसने नून लीग के लिए गेम पलट दी है, या फिर ये तय है कि क्लोजर होना है, या पिछली जो मेहनत है 18 महीने की वो जाया होने को है? आप किस तरह एनालाइज करेंगे? आयशा, देखिए, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम में इतना सीरियस टॉपिक आपने क्यों छेड़ दिया? ये सीरियस है? हाँ, बहुत। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे शहर के बड़े कमाल के मायानाज शायर हैं अनवर मसूद साहब। जी। उनकी एक बहुत मशहूर नज़म है, उसके 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, रिज़्क, सियासत, इश्क, कविता, कुछ भी खालस रहन ना दिता, सारी खेड वंजा बैठे हैं, दुध विच सिरका पा बैठे हैं, सोची पे हुण की करिए, जी करदा सी वोटा पाइए, मार्शल ला तू जान छुड़ाइए, वोटा छोटा पा बैठे हैं, ए जमहूरी रौला रप्पा, किन्ने साल अंडा बैठे हैं, सोची पे हुण की करिए। अब बात यह है कि जमहूरियत तो फिर से आने वाली है। अब जब जमहूरियत आ जाएगी तो फिर कुछ करना भी तो है ना उस तो बाद। अच्छा, अब उसके अंदर करने को काम तो 2-3-4 हैं। मिसाल के तौर पे जो कर्ज बढ़े हैं हर दौर के अंदर, डबल हुए हैं, हर दौर में डबल हुए हैं। ये मुझे वो इफ्तिखार साहब की बात भूलती नहीं है कि किसी ना किसी को इसका जवाबदेह करना पड़ेगा। ये मईशत को उस चीज ने तबाह कर दिया उन कर्जों ने। हम बिल्कुल से हर चीज अपनी वंजा बैठे हैं, खत्म कर बैठे हैं। तो इसलिए किसी ना किसी को बैठ के हर दौर के जो कर्जों हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। कोई जो कर्जे आए वो कहां से कहां गए। बाकी आपने जिक्र कर दिया वो अजीजिया का और चौधरी शुगर मिल्स और ईसीएल वगैरह। ईसीएल में तो आज उनका नाम आ रहा था फिर से दोबारा से। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे वक्त में ये सारे मामलात आ रहे हैं जब जमहूरियत वापस आ रही है। अब 2-3 चीजें हैं। मैं एग्री करता हूं नवाज शरीफ साहब की बातों से और अबसार से भी कि जो भी 4-5-6 लोग इनको नजर आते हैं उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, FIRs दर्ज करनी चाहिए और उनको कटहरे में लेके आए। जरूर आना चाहिए। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट किसी का नहीं है, कोई भी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। कल इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी बात है, यार ये जर्नल शर्नल लगाना बंद कर दो, सिर्फ नाम लिया करो कि वो तो यही इसी तरीके से को वजीर का नाम लेना, वजीर आजम का नाम लेना, ये ना बोले साबिक वजीर आजम, बोले फलाना फलाना फलाना। उसके ऊपर ये पूरी फाइलें खुली बैठी हैं। उसका भी तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है। आए और जवाब दें, चाहे जर्नैल है, चाहे जज है, चाहे कोई और सियासतदान है, वजीर है, वजीर आजम। फाइनली एक बात, ये बात हुई क्यों? मेरी नजर में, देखिए मुझे तो पता नहीं है, जिस अफसार कह रहे हैं कि हमें पता, तो कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, शायद हमें पता ही ना चले। मुझे यूं लगता है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो उन्होंने बातें की हैं ना, आमतौर पे उनकी पुरानी तारीख को देखते हुए 2 वजूहात नजर आती हैं। एक तो ये कि जब ये नैब के मामला सारे दोबारा खुल गए हैं, ये सारे किस्से सामने आ गए हैं, तो एक और उन्होंने कहा कि लो एड डिस्ट्रैक्शन,
इसको भी सामने रख लो, लुक एट इट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, लोगों की नजर उधर से हट के वो जर्नैलों के नाम पे कमर बाजवा, फैज हमीद, फलाना वो बंदयाल, ये फलाना ढमकाना, ये 4-5 बड़े बड़े नाम वो फौरन वो शेल्टर हो जाते हैं, शील्ड हो जाता है। और दूसरी बात, ये उनकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन भी हो सकती है कि मैं नाम लूंगा बड़े बड़े और कहूंगा कि ये चाहिए, शायद कुछ कम पे बात बन जाए। सही कि तो ये कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे ना आप हमें छेड़े ना हम आपको छेड़ेंगे और हमें आराम से ओके ओके ठीक हो गया, मेरी नजर में ठीक है जी। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँ, शहबाज शरीफ साहब तो नवंबर 18 का जब इलेक्शन हुआ उस वक्त भी काबिल कबूल थे निज़ाम के लिए और हो भी सकते थे। असल मसला नवाज शरीफ का रहा या जो नजर आता है दिखाई देता है, हालिया बयानात क्या छोटे भाई और जमात की सियासत पर असरअंदाज होंगे या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है या कुछ हासिल करने की कोशिश है इस पूरी सूरत हाल के अंदर? क्या हासिल करना चाहते हैं वो आपके ख्याल में? स्मूथ लैंडिंग, सीधा वजारत उज़्मा और प्राइम मिनिस्टर हाउस? सीधा तो कोई नहीं जाएगा। 4 साल से तो वतन नहीं आए, इलाज के लिए सारी दुनिया घूम ली, अपने वतन नहीं आ सके। आपने कह दिया ना, अब 10 दफा भी आप ये बात कहें तो मेरा जवाब तो एक ही होगा, बिल्कुल, कि वो लैंडिंग होगी और गिरफ्तारी भी अगर देनी पड़ी तो देंगे। ठीक, उस प्रोसेस में से गुजरेंगे। तो जो बयान दिया है उन्होंने, तो बयान में क्या हिसाब से भी वो चलेंगे? गलत बात कही है? मैं ये नहीं कह रही गलत, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिन बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते रहे, उनके खिलाफ तकरीर करते रहे, फिर हक में खड़े हुए, फिर खिलाफ हुए। भाई मेरे बाजवा को इसलिए एक्सटेंशन दी गई थी कि अदालत ने खेल किया पार्लियामेंट के साथ, ओके, अब बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। इतनी बड़ी जमात के सरबराह को समझ आई कि खेल हुआ? समझ नहीं, मैंने कहा समझ नहीं आई, उनको सब समझ आ रही थी और उनकी मर्जी के बगैर वोट नहीं पड़े। आई एग्री विद यू, लेकिन आपको क्या उलझन हो रही है? आर यू विद बाजवा? ओके, स्टैंड विद बाजवा देन। उसके मुताबिक कोई भी मेरे प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे तो हम तो वहां खड़े हैं। लिसन टू मी, देखिए, यू हैव अ राइट टू आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई हैव अ राइट टू आंसर योर क्वेश्चन, ओके। इस किस्म के सवालात ने इस मुल्क की में जमहूरी कोई रवायात है ना, उनको खत्म करने का फैसला किया। कैसे? हर वक्त एक कंफ्यूजन क्रिएट करो, ऐसे सवाल फ्रेम करो कि कंफ्यूजन बढ़ता जाए और ये चोर और आपको कंफ्यूजन लगती है। अब आपके पास जिन्होंने वोट लेने जाना है वो 5 साल बाहर बैठे और वोट लेने के लिए आ जाए। नहीं तो ऑब्वियसली हम आवाम से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, जिन्होंने वोट लेना है। आप लाहौर के इलाकों में निकल के देखिए, आपकी बात छोड़ें, जिस शख्स ने वोट लेना है, जिस जमात में बयानियां बनाना है, वो बाहर बैठे 5 साल हो गए, अपने मुल्क नहीं वो वोट लेगा। ही इज द प्रेसिडेंट, वो अपनी पार्टी का सरबराह, आपने फैसला करना है, सरबराह कौन पार्टी का? वो प्रेसिडेंट नहीं है अपनी जमात। आपने फैसला किया, आपके इंतजामिया ये फैसला करते रही, आपके एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला करते रही कि सियासी पार्टी का सरबराह कौन हो। आप नाकाम हो गए, ये सियासी जमातें खुद फैसले करती रही कि कौन सी जमात कहां खड़ी होगी और कौन सी नहीं। ये सियासी जमातें फैसले करती रही। नाकाम हो गई, बाकी काम एंकरों ने पूरा करना है, एंकर पूरा करना है। बिल्कुल सही कहते हैं आप, 4 एंकर और 4 जज और 4 जज मिलकर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं चुप हो जाता हूं, मैं आपसे कह रही हूँ एस्टैब्लिशमेंट पे सारी जिम्मेदारी ना रखें, सियासी जमातें खुद जिम्मेदार है, अपना घर उन्होंने साफ रखना है। ये आसान नहीं कि आप जिम्मेदारी कहीं भी डाल दें। मैंने मशवरा नहीं दिया, मैंने तो वो बात की घर की सफाई घर की सफाई हम वो करना चाहता है। कौन करना चाहता है? अपने जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिनसे अपने घर की नहीं हो रही। यार ये बहुत पर्सनल किस्म की गुफ्तगू कर रही है। आप ना जानती हैं ना कोई आपकी डेप्थ के बाद सवाल में। आप मुझे कह रहे हैं मैं नहीं जानती, अगर मैं जवाब दूं कि आप भी नहीं जानते, आप जो सवाल किए हैं आप उस तक रहना बाबा। आप मुझ पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं ना कि आपको नहीं पता है। अब आप कौन सा पर्सनल कमेंट मैंने किया? ऊपर का आपको नहीं पता है, ये सवाल है। तो आपने ऐसा किया ना, आपने मदाखल करके ये मुझे मजबूर किया। आप सवाल तक महदूद रहे ना। नहीं इफ्तिखार साहब, आप सवाल तक महदूद रहे। आपको सवाल नहीं पसंद, अपना जवाब दें। मुझे मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे अगले इशू पे जाना है। जी ब्रेक ले लें। अच्छा चले ब्रेक पे जाते हैं जी, इफ्तिखार देते हैं, तब तक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मामले पानी की जरूरत आपको है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तेजी से मुतहर्रिक हो चुका है। नैब इजलास में अदालती हुक्म पर मिनो-अन अमल करने और मेगा करप्शन केसेस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों को भेजने का फैसला कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, सेनेटर इसहाक डार, साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा समेत दीगर सियासतदान दोबारा नैब के शिकंजे में आ चुके हैं और उनके खिलाफ मेगा करप्शन केसेस खुल गए हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिल दफ्तर किया गया केस भी खोला जा रहा है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस, परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी खुल गया है। आज नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई है, जहां एक तरफ नैब
मेगा करप्शन केसेस खोलने के लिए तेजी से अपना होमवर्क कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नैब की तरफ से एक इंतहाई अहम फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फैसला किया है, जिसके तहत नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए हैं। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम करना शुरू कर देंगे। इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया है। ये इंटेलिजेंस अफसरान नैब दफातर में ही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा, जबकि एहतसाब का अमल तेज़ और मौसर बनाने के लिए भी इंटेलिजेंस अफसरान और एहलकारों से मुआवनत ली जाएगी। इंटेलिजेंस अफसरान नैब तफ्तीशी ऑफिसर्स की भी मुआवनत करेंगे। किस तेज़ी से नैब अपना काम मुकम्मल कर सकेगा, कितना मौसर रहेगा, अब की बार फिर ये जाहिर किया जा रहा है कि भरपूर तौर पर ये नैब के जो केसेस हैं इनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? सवाल इस तरह से, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात, नैब का वाज़े इशारा, सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग, क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का फैसला किया जा रहा है? शहजाद साहब, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, खासतौर पे जो प्लेइंग फील्ड का आपने इशारा दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड का, इसने इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। देखिए, चंद चीज़ें तो हम बात नहीं कर सकते, पैमरा ने मना किया हुआ है हमें कि हमने कुछ नाम नहीं लेने यहाँ पे, लेकिन एक हल्का सा तासुर मिलता है कि गालिबन ऐसी सूरत निकल सकती है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन उसको, इस बात को यहीं रहने देते हैं, वक्त बताएगा कि आया उस तरीके से बात बनती है या नहीं बनती। दूसरी बात एक और जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि एजम्पशंस हमने कर ली, या हमारे जोमा ने या लोगों ने इस तरीके से सोच लिया कि शायद कुछ एजम्पशंस की हैं। मुझे लगता है कि वो जो एजम्पशंस की गई हैं वो गलत हैं, ऐसा महसूस होता है। एक चीज़ और याद रखें कि जब नैब को डीफैंग किया गया, जब उसके दांत निकाल दिए गए नैब के कानून के पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान, तो काफ़ी ज़्यादा इसको बिल्कुल, लेकिन जब ये जनरल साहब को अपॉइंट किया गया तो बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त डीफैंग की गई थी या उनके दांत निकाले गए थे वो वापस रिटर्न हो गई थी जनरल साहब की एजम्पशन ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो पीडीएम ने ही एक कानून साजी के तहत उसको वापस किया तमाम चीज़ों को। अच्छा, अब ये बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है, ये बल्कि बंदियाल साहब जाते जाते इसको रिस्टोर कर गए, और अभी जो आजकल केस चल रहा है शायद उसका कुछ असर इस वाले केस पे भी आएगा। देखिए किस हद तक आता है, लेकिन चंद चीज़ें तय हैं। वो कह रहे हैं कि 400 से कुछ ऊपर लोग हैं जिनके नाम अवेलेबल हैं, और 700 अरब रुपया है जो कि इस करप्शन की मद में या नैब की जद में जिसको के देखा जा रहा था। 700 अरब एक ऐसे पाकिस्तान का जो दिवालिया होने के खुदा न खास्ता सर पे बैठा हुआ है और बड़ी देर से बैठा हुआ है, उसके अंदर से अब ये कहा जाए कि ये एक माशरती रवैया है, तो माशरे के जो रवैये होते हैं वो हमारे लीडरान ने ही सीधे करने होते हैं, उन्होंने ही बनाने होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसी चीज कभी मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज सच ना हो, अगर लीडर ही इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, चाहे वो आप वो सूबाई लेवल के ऊपर या वफाकी लेवल के ऊपर या किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर या बड़े अफसरान उसमें मुलव्वस पाए जाएं, तो फिर माशरे की कौन सी, ये जो छोटे छोटे बेचारे चोरी करते हैं लोग, कोई बेचारे इधर से पकड़ा गया उधर से पकड़ा गया, ये वाकई में एक माशरती मसला भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन बड़े बड़े जिनके एसेट्स बिलियंस के अंदर हैं और डॉलर्स के अंदर बिलियंस के अंदर है, वो उनको जब इस चीज पे ये करते देखा जाता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि शायद किसी को कोई परवाह नहीं, ये कौम, ये मईशत और ये माशरा किधर को जा रहा है। इसलिए इस कानून का होना लाजमी है, होना चाहिए, होना लाजमी है, होना चाहिए, लेकिन जहां इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है उसको भी रोकना जरूरी है। ठीक हो गया जी, नैब का होना लाजमी है, पर इसकी कारकर्दगी पर हमेशा ही सवाल उठाया गया आला अदालतों की तरफ से भी। इफ्तिखार साहब, एक तरफ तेजी से नैब दोबारा से अपनी चीज़ों को, मुकदमात को लेकर मुतहरिक हो गया है, और फिर दूसरी तरफ हसास इदारे के लोगों को भी इंडक्ट किया जा रहा है, उनकी खिदमात का फैसला है। एक तरफ नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी है, दूसरी तरफ जनवरी में इंतखाबात है। तमाम चीज़ों की टाइमिंग आप कैसे कमेंट करेंगे? बहुत अच्छी टाइमिंग है, सबको पकड़ के अंदर कर दें और इलेक्शन करवा लें और हंग पार्लियामेंट ले आएँ। और क्या वो हंग पार्लियामेंट पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है तो बड़ी खुशी की बात होगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और ये बताया 700 लोग हैं, 400 हैं, 1100 में से 400 निकाल दिए, बाकी 700 की असेंबली रहेगी, 400 नए आदमी आ जाएंगे और उनका भी तयन कर लिया गया होगा किसको कितना देना है। तो ऑलराइट, गो हेड फॉर द इलेक्शंस। नैब डिलीवर कर लेगा मौसर तौर पे, मैं नैब इत्तेसाब हो जाएगा। मैं आपसे अगला सवाल, देखिए ना, नैब इसलिए आपने ये सारी बात मुझे बताई है, ये अफसरान का
इंडक्ट होना, ये सब कुछ किस लिए मुझे आपने बताया? इसलिए बताया ना कि फैसले जल्द करने हैं ना, असूली फैसले करने हैं ना, अच्छे फैसले करने हैं ना, ऐसे फैसले करने हैं जिस पे लोगों को इत्मीनान हो। तो हमने 400 आदमी निकाल दिए पार्लियामेंट के, 1100 की पार्लियामेंट है सारी हमारी, जो 400 निकल गए, बाकी 700 रह गए। 400 नए लोगों को, चेहरों को ले आए और हम पार्लियामेंट लाएँ, और अल्लाह खैर सला, जमहूरियत तो जिंदाबाद, जमहूरियत का मुबारक हो आप सब लोगों को। ठीक हो गया कि 700 अरब भी वापस आ जाएगा ना, 700 अरब भी वापस वो भी आ जाएगा। ये सर आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। वो ज्यादा जरूरी है। आई अपोलोजाइज। नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। आई अपोलोजाइज। अच्छा जी, चलें जी, 700 अरब की वापसी की बात कर रहे हैं। अब शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि नैब का होना ज़रूरी और अहम भी है, और इफ्तिखार साहब टाइमिंग को बड़ा अहम कह रहे हैं कि ये टाइमिंग किसी और वजह से है, आने वाले दिनों को तय किया जा रहा है या कहूँ फिक्स किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वक्त मज़ीद गुफ्तगू करें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, नैब केसेस के लिए हसास इदारों की खिदमात नैब पर पहले ही टूल के तौर पर इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम रहा है। क्या ये अमल नैब में एहतसाब के अमल में शफाफियत लाएगा, बेहतर नताइज मुयस्सर होंगे? मेरा ख्याल है नैब के बारे में ये कहना कि इल्ज़ाम है, ये खुद एक इल्ज़ाम है। 2016 में पैनामा का स्कैंडल आया था, 400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम थे। आप मुझे बताइए कितने लोगों का एहतसाब हुआ? कोई आप एक नाम गिनवा सकती हैं मियां नवाज शरीफ से आगे? ना। किधर गए वो लोग? कितने 700 अरब रुपए आए अब तक? कितने 700 अरब रुपए नैब ने बरामद किए हैं, मंगवाए हैं, सिवाय जुर्माने देने के, अरबों रुपए के जुर्माने देने के? इस इदारे ने किया क्या है? जो नाराज़गी थी सियासतदानों से, ख़ास तौर से पीडीएम से, अता बिंदयाल साहब की, उसको दूर करने के लिए, वो बुग़्ज़ निकालने के लिए जाते जाते वो नैब के ग्रेनेड से पिन निकाल गए। आपको पता है ग्रेनेड से पिन निकाल दें तो वो थोड़ी देर बाद फटता है, 7 सेकंड, और जब ये ग्रेनेड फटेगा तो ये वही करेगा जो उसने हमेशा किया है। ये पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करेगा, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को बर्बाद करेगा, और ये पाकिस्तान की गवर्नेंस को बर्बाद करेगा। जरा पिछले 10 साल देखिए तो सही क्या हुआ है। कोई दस्तखत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कोई सिविल सर्वेंट, रियासत को सिविल सर्विसेज चलाया करती हैं, वजीर भी चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं होता। आपको पता है सेक्रेटरी चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, वजीर के पास कोई इख्तियार नहीं होता, और कोई दस्तखत करने को तैयार नहीं है। सबको नजर आता है कि रिटायर होने के 10 दिन बाद, 10 साल बाद हमारी मैयत को हथकड़ी लगी होगी। गई गवर्नेंस आपकी, जमहूरियत गई। सब सियासतदानों को पता चल गया कि बस एक ही दरबार है, वहां मुजावर बनोगे तो फिर मजे ही मजे हैं, जो करना है करते फिरो। उस दरबार में हाजिरी ना दी तो तबाह हो गए। गई जमहूरियत आपकी, मईशत तो गई। मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया ज़रा वो भी देख लीजिए। कौन इन्वेस्टर आएगा जिस मुल्क में ये तमाशे लगे हुए हों? और देखिए आला अदालतें इस बारे में क्या कहती रही हैं। जो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की आला तरीन अदालतें वो बार बार कहती हैं कि ये एहतसाब का इदारा नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। बिल्कुल ऐसा है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो तमाशा एहतसाब के नाम से हमने 1958 से 1959 से लगाया था, एब्डो से, जब अयूब खान ने तय किया था पाकिस्तान बनाने वाले सारे सियासतदान चोर हैं सिवाय मेरे और मेरे साथियों के। और बाद में पता चला कि वो जो चोर थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया। जो जनरल साहब के सारे साथी थे वो अरबपति बन गए, उनके खानदान अरबपति बन गए। ये इदारा मौजूदा शक्ल में, अब की बार भी ना लगाऊं फिर सवाल करते हुए ज़ैगम साहब, मतलब कोई उम्मीद ही ना रखी है जी। अब की बार की तो बात ही नहीं है। देखिए नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया, मुशर्रफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, इमरान खान के दौर में बदतरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इस इदारे में हसास इदारों का कोई काम ही नहीं है। वो तफ्तीशी इदारे नहीं है, वो कौमी सलामती के इदारे हैं। आप उनको इधर घसीट के लाते हैं तो उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको कोर काम से हटाते हैं। मतलब बस मैं इसको सिंपली आपकी गुफ्तगू को यहाँ इकट्ठा करती हूँ। सियासतदानों से जो नाराजगी होती है
उसको दुरुस्त करने के लिए ये इदारा इस्तेमाल किया जाता है। अब सर साहब मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जी कोकड़ा छपक खेलने के लिए ठीक है बात करने का जी। अब सर साहब फरमाइएगा, ये स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी के बाद ये जो डॉक्ट्राइन है ये सियासी करप्शन के खिलाफ भी फाल हो रही है। डॉक्ट्राइन देखिए, सबसे बड़ी बददियानती जो है ना, बात सच करनी चाहिए चाहे अनपॉपुलर हो, बिल्कुल ठीक, और हमें मानना चाहिए। मैं मानता हूं, मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूं, अभी भी आपके प्रोग्राम में आता हूं। सबसे बड़ी बददियानती ये है कि हमने कौम को करप्शन और मरूसियत की अफ्यूम के नारे पे लगा दिया। मैं साबित कर दूं आपके, आपने मुझे टाइम ही नहीं देना, खैर तो मैं क्या साबित करूं? सर टाइम है, आप साबित करें। आपने 4 बजे शिकवा कर दी। मरूसियत है ना और जो करप्शन है, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। हम प्राइमरी पास कर नहीं रही है कौम और ये मुल्क, और हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएचडी कंट्रीज जो कर चुके हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे नाफिज करो सियासतदानों पे सिर्फ। और कौन करेगा? पहले जज रहा इतने साल नैब का चेयरमैन, अब एक जर्नैल आपने लगा दिया हुआ नैब का चेयरमैन। लेकिन एहतसाब होगा सिर्फ सियासतदानों का, ना जजों का होगा ना जर्नैलों का होगा। अब तो आप कह रही हैं कि इंटेलिजेंस उससे इदारों से भी लोग आ रहे हैं, तो फिर तो सिविलियन तो कोई नहीं रहा ना वहाँ। तो अब आप खुद ही कर लें जर्नैलों का हिसाब, खुद ही कर लें जजों का हिसाब, उनकी कम से कम स्टोरीज तो आने दें। फिर मैं भी आपको 400 लोगों का बताऊं, 700 अरब रुपया अपने इमेजिनरी फिगर बना के मैं भी आपको बताऊंगा। 400 लोगों ने 700 अरब की करप्शन की पिछले 23 साल में, 20 साल में। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। मुझे बात में बीच में प्लीज अभी ना रोकिए। 1500 अरब रुपए की, मेरी बात को गलत मैं बाद में बात आप बता दीजिए मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं बाद में बता दीजिएगा ना, ये कोटेड फिगर्स हैं। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोट कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। शहजाद साहब, मैंने आपको नहीं कहा या आपने किसी और को कोट किया, मुझे पता है कौन कोट कर रहा है और कौन ये फैला रहा है, मुझे पता है। मैं उनको सुना रहा हूँ, आपको नहीं सुना रहा। प्लीज आप पर्सनल ना लिया करें, आप हमारे साथी, अब हमारे साथ रहें। मैं पूरे निजाम की बात कर रहा हूँ। 1500, थैंक यू सर, 1500 अरब रुपया हर साल हम जो है वो पेंशन में देते। 1500 अरब रुपया, दोबारा सुनिएगा इसको कितना बनता है। और 17% उसमें आपने इजाफा किया। अब एक मिनट ठहर देना, 700 अरब करप्शन होगी मान लिया, ये देखो ये 6.5 बिलियन डॉलर। यार शहजाद साहब, मैंने पूरे मुल्क की पेंशन की बात की है, आप मुझे किन 1500 अरब गलत कह दिया ना? मैंने पूरे मुल्क की पेंशन की बात की है भाई, आप फिर अपनी तरफ ले जाते हैं। नहीं यार, सिविलियन और मिलिट्री पेंशन दोनों को मिला के। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना यार, भाई मैं दोनों की बात करूँ, आप क्यों अपनी तरफ ले गए यार? 1500 नहीं है ना, 1500 मैं आप दोनों की तरफ बात करूँ। चले हम इसको फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में नंबर क्लियर कर लेंगे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, प्लीज अगर आप खामोशी से मुझे 2 मिनट ब्लडी सिविलियन को दे देंगे, आप सुन लेंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैं कंपैरिजन दे रहा हूं, मैं अक्यूज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं हम इतना पैसा 1500 अरब रुपया सिर्फ पेंशन में देते हैं, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, उसमें मिलिट्री को 900 अरब जाता है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको कंपैरिजन दे रहा हूं। इसको 700 अरब से कंपैरिजन करें, 20 साल में करप्शन हुई है 700 अरब, मुकम्मल तौर पे गलत। तो क्या है ये? आइए बजट फिगर निकालें यार, आपको बजट तो पड़ा हुआ है ना आपके पास, उसको निकाल के चेक कर लो इस साल कितने की एलोकेशन है। आप बता दे 1500 अरब, 700 अरब भाई 1500 अरब टोटल पेंशन, 1500 अरब है कि नहीं है? कर रहे हो, दोनों मिला के 700-600 अरब के करीब बनती है। तो मैं दोनों को मिला के कह रहा हूँ, मैं दोनों को मिला के कह रहा हूँ, मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ। 1500 नहीं है, गलत कह रहे हो ना। जुमला मुकम्मल कर ले सर साहब। अच्छा चले जी, 1450 होगी बस, अब ठीक है। मैं ये चले 6.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ रिकॉर्डिक में एक फैसले पे। एस्टैब्लिश फैक्ट है, 650 बिलियन को आप कन्वर्ट कर लें कितने रुपीस बनते हैं। एक चूं भी हुई है, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने उसको पकड़ा, उस जज को, एहतसाब क्यों नहीं हुआ? तो फिर मैं ये वैलिड पॉइंट्स हैं। आप करप्शन करप्शन करप्शन, भाई मुल्क तबाह हो गया, इकोनॉमी इसकी आगे लेके जाएं, उस पे फोकस करें सारे बैठ के कि आगे कैसे चलना है। चीन में करप्शन नहीं है, अमेरिका में करप्शन नहीं है, बरतानिया में नहीं है, यूरोप में नहीं है, जापान में नहीं है, किस मुल्क में करप्शन नहीं है? मलेशिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है सब में करप्शन है। करप्शन करप्शन और सिर्फ सिविलियन की करप्शन, सिर्फ सियासतदानों की करप्शन। एक दिन जज आगे हिसाब करता है, एक दिन जर्नल करता है, अपनी कोई नहीं करता। सियासतदानों को चाहिए कि आपकी बार आए तो सबकी करप्शन का इलाज करें, क्योंकि सियासतदान के पास सबसे ज्यादा इख्तियार है। पार्लियामान में बैठे सबसे पहले अपने आप को सामने रखे और फिर सबकी का एहतसाब करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।